हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हमने जो आपका सिलेबस था एग्रोन 211 का, उसका सिलेबस एनालिसिस तो कर लिया। आज हम फर्स्ट क्रॉप ले रहे हैं जो कि आपकी चावल पेडी या धान के बारे में देखेंगे। क्या है आपके चावल पेडी या धान के बारे में, तो इसके बारे में हमें सर्वप्रथम इसका इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो धान का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है आपके ओराइजा सेटेरियो। क्या होता है आपके ओराइजा सेटेरियो। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या है आपकी ओराइजा सेटाइवा। क्या है आपकी ओराइजा सेटाइवा। और इसके कुल फैमिली या परिवार की बात करें तो इसका कुल क्या होता है आपकी पोएसी। क्या होता है आपकी पोएसी या ग्रेमिनी या घास कुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आपकी घास कुल भी कह सकते हैं। उसके बाद में आगे देखें तो इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी होती है आपके 24 होती है, 24 होती है। कितनी होती है आपके 24 होती है। अब इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, धान का जो उत्पत्ति स्थान है उसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें आपको बहुत कंफ्यूज की समस्या, क्योंकि इसमें जो गांव का उत्पत्ति स्थान होता है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है और धान का जो उत्पत्ति स्थान होता है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। उसके बाद में अन्य इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम होता है जो आपके क्या होता है आपके ओपन पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और फल प्रकार की बात करें तो इसका फल प्रकार कैरियोप्सिस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है तथा इसका जो तना होता है, जो धान का ये तना होता है इसे क्या कहते हैं आपके कलम कहते हैं। क्या कहते हैं आपके कलम कहा जाता है। और इसमें प्रोटीन की बात करें, जो इसके दाने होते हैं इसके दाने में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है तो 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। और वसा की बात करें, वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है तो 2.5% वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है 2.5% वसा पाई जाती है। एक बार फिर से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका इंट्रोडक्शन आप जितनी बार बार बोलोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको जल्दी याद होगा। तो जो आपका धान का वानस्पतिक नाम है वो क्या है आपके ओराइजा सेटाइवा। आप कोई वानस्पतिक नाम लिखते समय आपको नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए ताकि आपका एग्जामिनर आकर्षित होकर आपको अच्छे नंबर दे। उसके बाद में इसके कुल या फैमिली या परिवार की बात करें तो इसके कुल या फैमिली क्या आपके पोएसी या ग्रेमिनी है। और इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितने हैं आपके 24। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो धान का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। क्या होता है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। और गांव का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। क्या होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और इसमें पुष्पक्रम की बात करें, जो धान में पुष्पक्रम पाया जाता है वो ओपन पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और इसके फल की बात करें तो इसका फल है आपके कैरियोप्सिस। अनाज वाली फसलों के सभी के फल प्रकार क्या होता है आपके कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है आपके कैरियोप्सिस होता है। और इसके तने की बात करें तो इसका तना क्या आपके कलम है। इसके तने को क्या कहते हैं आपके कलम कहते हैं। उसके बाद में आगे देखें तो धान में जो परागण पाया जाता है तो धान में जो परागण पाया जाता है उसे स्व परागण कहते हैं। क्या कहते हैं आपके स्व परागण कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें अंकुरण, धान में जो अंकुरण पाया जाता है वो हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अंकुरण की बात करें तो अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, एक इपिजियल प्रकार का होता है और एक हाइपोजियल प्रकार का होता है। इपिजियल मतलब जो बीज के कोटिलिडन होते हैं वो भूमि के ऊपर आकर वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तो उसे इपिजियल प्रकार का अंकुरण कहते हैं। और हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण वह होता है जो बीज के कोटिलिडन होते हैं वो भूमि के अंदर रहकर वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तो उसे हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण कहते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी तो आपने 11th 12th और 8th में पढ़ रखी होगी, तो भी एक बार देख लें। उसके बाद में प्रोटीन की बात करें तो चावल के दाने में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है आपके 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में इसमें वसा की बात करें, जो आपकी चावल या पेंडी या राइस के या धान के दाने होते हैं उसमें वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है तो वसा 2.5% पाई जाती है। 2.5% वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है आपके 2.5% वसा पाई जाती है। उसके बाद में आगे देखें तो आगे है आपकी जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट है आपके ये C3 पादप होता है। जो आपके धान होता है वो C3 पादप होता है। कौन सा होता है आपके C3 पौधा होता है। क्या होता है C3 पौधा होता है। उसके बाद में आगे बात करें तो ये SDP प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है और ये खरीफ का पौधा है।
इसके सामान्य तापमान की बात करें तो इसका सामान्य तापमान 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है आपके? 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। उसके बाद में आगे देखें तो आगे देखते हैं धान के वर्गीकरण के बारे में। धान के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो धान का वंश होता है जो कि क्या होता है आपके? ओराइजा, और इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है आपके? 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 2 की खेती की जाती है। जो धान की फसल है उसमें 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। जिसमें फर्स्ट प्रजाति की बात करें तो ओराइजा सेटाइवा है। क्या है आपके? ओराइजा सेटाइवा। तो इसमें देखते हैं ओराइजा सेटाइवा, ये एक द्विगुणित होती है जिसकी गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम की बात करें तो कितनी होती है आपकी? 24 होती है, 24 होती है। उसके बाद आगे बात करें तो इसकी 3 उपजातियां पाई जाती है। जो आपकी ओराइजा सेटाइवा है उसकी 3 उपजातियां पाई जाती है। फर्स्ट है आपकी इंडिका। क्या है आपके? इंडिका। 3 उपजातियां पाई जाती है, जिसमें से फर्स्ट उपजाति है जो कि आपकी कौन सी है? इंडिका। भारत में उगाया जाने वाला धान इंडिका उपजातियों से संबंधित होता है। जो आपके भारत नाम से पता चल रहा है इंडिका, इंडिया मतलब भारत में उगाया जाने वाला धान इंडिका उपजातियों से संबंधित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके, ये उप प्रजातियां खाद्य एवं उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है। जो आपकी इंडिका की जो उपजाति होती है, इंडिका उपजाति होती है जो खाद्य एवं उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है। सेकेंड उपजाति की बात करें तो सेकेंड उपजाति है आपके जैपोनिका। क्या है आपके? जैपोनिका। क्या है आपके? जैपोनिका। तो इसके बारे में देखते हैं तो इसमें संबंधित प्रजातियां जापान में पैदा की जाती हैं। मतलब नाम से पता चल रहा है जैपोनिका से जापान। क्या है? जैपोनिका से जापान। तो इस प्रकार की प्रजातियों का संबंध जापान से है। जैसे इंडिका थी तो उसका संबंध है जो किससे है? इंडिया से है। और जैपोनिका है तो इसका संबंध जापान से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ये उप प्रजातियां उष्ण और गर्म व ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती हैं। जो आपकी जैपोनिका प्रजातियां हैं वो उष्ण व गर्म एवं ठंडे स्थानों पर उगाई जाती है या क्षेत्र में उगाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति की होती है। जो आपकी जैपोनिका उप प्रजाति होती है उसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। तीसरी उप प्रजाति की बात करें तो क्या है आपके? जवोनिका। क्या है आपके? जवोनिका। यह प्रजाति मुख्यतः इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है आपकी? मुख्यतः इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो अपनी 3 उपजातियां थी जो कि इंडिका, जैपोनिका और जवोनिका। जो इंडिका थी वो इंडिया में पाई जाती थी और जापानिका थी जो जापान में पाई जाती है, और जवोनिका है वो कहां पर पाई जाती है आपके? इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इंडोनेशिया। कहां पर पाई जाती है आपके? इंडोनेशिया में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इस धान को इसे बालू धान भी कहा जाता है। जो आपका जवानी का धान होता है उसे बालू धान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? बालू धान भी कहा जाता है। तो आपके न्यू टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि बालू धान किसे कहा जाता है। 3 ऑप्शन दे देंगे, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जाएगा आपका ऑप्शन? जवानिका। कौन सा जाएगा आपका? जवानिका। उसके बाद में आगे देखते हैं तो सेकेंड प्रजाति, भारत के अंदर 2 प्रजातियां उगाई जाती है। एक तो ओराइजा सेटाइवा और दूसरी है जो कि आपकी क्या है? ओराइजा गलबेरिमन। क्या है? गलबेरिमन। तो इसकी बात करें तो यह प्रजाति केवल दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाती है आपके? दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाती है आपके? दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है। उसके बाद में इसकी जलवायु या मृदा की बात करें, धान की फसल के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं आपकी उपयुक्त मृदा की पीएच। तो धान की फसल होती है उसके लिए उपयुक्त पीएच कितनी आवश्यक होती है? तो 4 से 6 पीएच आवश्यक होती है। कितनी पीएच? 4 से 6 पीएच उपयुक्त होती है। 4 से 6 पीएच वाली मृदा उपयुक्त होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो मृदा की बात करें तो काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है आपके? काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मृदा में जो पानी होता है वो जल्दी नहीं सोख पाता है। तो इसके लिए
जो मृदा होगी वो काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में इसके बीज दर की बात करें, बीज दर की बात करें कि धान की प्रति हेक्टेयर कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, उसके बारे में देखें तो सामान्य बीज दर की बात करें या ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि से बीज दर की बात करें तो 100 किलोग्राम, कितनी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो सेकेंड सीडलिंग के लिए या पौधरोपण की बात करें तो सीडलिंग या पौधरोपण की बात करें तो उसके लिए आपके 40 से 50 किलोग्राम, कितनी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो सीधी बुआई, इसकी बात करें सीधी बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो बीज की गहराई होती है, वो गहराई कितनी रखते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखते हैं। कितने सेंटीमीटर रखते हैं आपकी? 2 से 3 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखी जाती है। और इसके R/P की बात करें तो R/P आपकी 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितने रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इसमें जो बुआई की विधि होती है, जो बीज दर के कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार से दे सकते हैं तो 3 प्रकार होते हैं आपके। सामान्य बीज दर है जो कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। सेकंड है आपकी सीडलिंग, सीडलिंग के द्वारा आपके 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। उसके बाद में सीधी बुआई की बात करें तो सीधी बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। और लवणीय, क्षारीय व अम्लीय मृदाओं के लिए 25% अधिक बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे है आपके उर्वरक के बारे में देखते हैं। तो धान की फसल के लिए जैव उर्वरक की बात करें तो जैव उर्वरक में कौन सा आपके एजोला और बीजीए, कौन सा? एजोला और बीजीए, नील हरित शैवाल। उसके बाद में आगे बात करें तो एजोटोबैक्टर का उपयोग बिना पानी वाले धान के खेत में किया जाता है। जहां पर पानी की कमी है वहां पर कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो एजेटोबैक्टर उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में धान की क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहली क्रिया आपके पडलिंग, कौन सी है आपके? पडलिंग की बात करें तो खेत में बार बार जुताई करके मृदा को लय युक्त बनाने की क्रिया पडलिंग कहलाती है। मतलब धान का खेत है उसमें बार बार जुताई करके लय युक्त मृदा बनाने की क्रिया पडलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपके? पडलिंग कहलाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें बुआई की बात करें, बुआई और बुआई के समय की बात करें तो धान में जो बुआई होती है धान में बुआई 3 प्रकार से की जाती है, अस, अमन और बोरो के रूप में। जिसमें 3 रूप से की जाती है, अस, अमन और बोरो के रूप। अस की बुआई है जो आपके मई जून में की जाती है। कब की जाती है? आपके मई जून में की जाती है। कब की जाती है? मई जून में की जाती है। और कटाई की बात करें तो कटाई सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। कब कर ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। उसके बाद अमन की बात करें तो अमन की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। कब कर ली जाती है? नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। बोरो की बात करें तो बोरो की जो बुआई है आपके नवंबर दिसंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। उसके बाद में आगे देखें तो इसकी नर्सरी तैयार करना, जो धान की फसल होती है उसकी नर्सरी किस प्रकार से तैयार करते हैं तो धान के खेत में 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 1/10 हेक्टेयर या 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जाती है। मतलब 1 हेक्टेयर होता है जो कि आपका कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। उसमें से आपके 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर में नर्सरी तैयार की जाती है। मतलब आपका 10 भाग में से 1 भाग पर नर्सरी तैयार की जाती है, जिससे आपकी प्रति हेक्टेयर की नर्सरी, प्रति हेक्टेयर के लिए धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार की जा सकती है। इसका अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जेड आपके अभी आने वाला एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला एग्जाम AO, AA, प्री PG में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि धान के खेत और नर्सरी का अनुपात कितना होता है तो कितना होता है आपके 10:1 होता है। कितना होता है आपके? 10:1 होता है। उसके बाद में आगे बात करें नर्सरी बनाने की विधि, नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जा सकती है उसके बारे में देखें तो गीली नर्सरी विधि, कौन सी आपकी? गीली नर्सरी विधि। इसमें 20 से 30 दिन बाद
30 दिन बाद में पौधा तैयार हो जाता है। मतलब बुआई के 20 से 30 दिन बाद में पौधा तैयार हो जाता है। कितने दिन बाद आपके 20 से 30 दिन बाद पौधा तैयार हो जाता है। और आगे बात करें तो सूखी नर्सरी विधि, सूखी नर्सरी के द्वारा 25 से 30 दिन बाद पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद में इसकी विधियों की बात करें तो विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली विधि आपकी कौन सी है, आपके डेपोक विधि। कौन सी विधि है आपके डेपोक विधि की बात करें तो डेपोक विधि है जो कि आपके IRRI के द्वारा विकसित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मिलीफॉर्म फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई है। यह नर्सरी तैयार करने की विधि है। जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपके 25 से 30 मीटर स्क्वायर रखते हैं। कितना, 25 से 30 वर्ग मीटर स्क्वायर रखा जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो इसमें जो आपके पौधे होते हैं वो रोपण के लिए कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, तो 11 से 13 दिन में, 11 से 13 दिन में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसकी बीज दर की बात करें तो इसकी बीज दर की बात करें तो इसकी बीज दर है आपकी 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। और हेक्टर की बात करें तो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर प्रति वर्ग मीटर में पूछे तो 3 किलोग्राम और संपूर्ण मतलब 1 हेक्टर में पूछे तो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें तो सेकेंड विधि की बात करें तो सेकेंड विधि है आपकी SRI। कौन सी है आपकी SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्या है इंटेंसिफिकेशन। इसकी बात करें तो इसकी खोज है जो कि आपकी खोज मेडागास्कर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, आपके मेडागास्कर में हुई थी। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता आपके लाउलिंग मतलब हेनरी डी लाउलिंग। क्या है, हेनरी डी लाउलिंग। तो इसका जो आपका क्वेश्चन न्यू टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि आपके SRI विधि है उसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी डी लाउलिंग ने की थी। किसने की थी, हेनरी डी लाउलिंग ने की थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है जो कि आपका क्या होता है 100 मीटर, 1% या 100 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। कितने वर्ग मीटर की, 100 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है क्षेत्रफल। और जो आपकी डेपोक विधि थी उसमें कितने 1000 वर्ग मीटर की 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता थी। और इसमें जो आपके नर्सरी से पौधा स्थानांतरण का जो समय है वो 10 से 11 दिन बाद में किया जाता है। तो रोपण के लिए कितने दिन बाद में पौधा तैयार हो जाता है, आपके 10 से 11 दिन बाद में पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद में इसकी बीज दर की बात करें तो SRI विधि में बीज दर की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे है इस विधि में पानी व पोषक तत्व और मृदा की बचत होती है। जो आपकी SRI विधि होती है इसमें पानी, पोषक तत्व और मृदा की बचत होती है। क्या होती है, मृदा की बचत होती है। और मेड टाइप नर्सरी धान से संबंधित है। जो आपकी SRI विधि होती है वो मेड टाइप नर्सरी धान से संबंधित होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके AO WO प्रीपीजी में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेड टाइप नर्सरी के लिए कौन सी धान की विधि उपयुक्त होती है, तो SRI विधि उपयुक्त होती है। कौन सी उपयुक्त होती है, आपके SRI विधि उपयुक्त होती है। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो उर्वरक प्रबंधन में है आपके फर्स्ट है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करें तो 80 से 122 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस युक्त उर्वरक की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और पोटेशियम या पोटाश युक्त उर्वरक की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम हमें बुआई के 15 से 20 दिन बाद में अच्छी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर उससे खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो हमें रसायनों का उपयोग करना चाहिए। तो रसायनों में फर्स्ट रसायन की बात करें तो फर्स्ट रसायन है आपकी प्रोपोनिल, जिसका नाम है आपके स्टाफ F34। क्या होता है आपके स्टाफ F34।
इसकी बात करें तो धान में रोपाई के बाद अंकुरण के बाद काम में लेते हैं, मतलब धान में जो रोपाई है या अंकुरण के बाद में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, ये धान की फसलों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला खरपतवारनाशी, जो कि आपके जो प्रोपोनिल है वो धान में सर्वाधिक ज्यादातर उपयोग में किया जाने वाला खरपतवारनाशी होता है। उसके बाद में आगे बात करें, आगे है आपकी, इसमें धान की रोपाई 1 सप्ताह के बाद या 3 से 4 प्रति अवस्था पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सेकेंड रसायन की बात करें तो सेकेंड रसायन है आपकी ब्यूटाक्लोरो। क्या है आपकी ब्यूटाक्लोरो, ये भी सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और इसकी बात करें तो ये 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। कितने किलोग्राम का प्रयोग करते हैं? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसका प्रयोग करते हैं। और अंकुरण से पहले प्रयोग करते हैं। कब प्रयोग करते हैं? आपके अंकुरण से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखें तो आगे है आपके धान में जंगली धान में नकली खरपतवार होता है, मतलब धान में जो होता है जो जंगली धान एक नकलची खरपतवार भी होता है। उसके बाद में इसमें देखते हैं धान में 2 क्रियाएं की जाती है, एक मिलिंग की जाती है जो कि कितने प्रतिशत की जाती है? 55%, और एक हुलिंग होती है जो कि आपके 67% की जाती है। कितने प्रतिशत की जाती है? आपके 67% की जाती है। उसके बाद में इसकी आगे बात करें तो पैराबॉइलिंग क्या होती है? आपकी पैराबॉइलिंग की बात करें तो ये धान से संबंधित होती है। इसमें विटामिन B12 का संग्रहण होता है। किस विटामिन का संग्रहण होता है? आपके विटामिन B12 का संग्रहण होता है। मिलिंग के दौरान विटामिन बी का नुकसान होता है, मतलब जो मिलिंग की क्रिया होती है, मिलिंग की क्रिया के दौरान आपके जो विटामिन बी होता है उसका नुकसान हो जाता है, इसलिए आपकी जो पैराबॉइलिंग की क्रिया की जाती है। धान के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, यहाँ से आपके न्यूटन में 1-2 क्वेश्चन फिक्स होता है। क्या होता है आपका? 1-2 क्वेश्चन फिक्स होता है। इसमें फर्स्ट देखते हैं आपके सुनहरा चावल। तो सुनहरे चावल के खोजकर्ता की बात करें तो क्या आपके इगो पोर्ट्रिक्स है। क्या आपके इगो पोर्ट्रिक्स। और इसके चावल में विटामिन ए से भरपूर किया जाता है। जो आपका सुनहरा चावल होता है उसे विटामिन ए से भरपूर किया जाता है। किससे भरपूर किया जाता है? विटामिन ए से भरपूर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आपके रतौंधी रोग, जिसका अन्य नाम की बात करें तो जेरोपेथोमिया होता है। कौन सा होता है? आपके जेरोपेथोमिया होता है। उसके बाद में सेकेंड धान की बात करें तो सुपर धान, जो आपका सुपर धान होता है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आपके जीएस खुश ने की थी। किसने की थी? आपके जीएस खुश नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? आपके जीएस खुश नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद में संकर धान की बात करें तो संकर धान है आपके संकर धान या संकर राइस की बात करें तो ये सर्वप्रथम चीन में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? सर्वप्रथम चीन में 1970 में बनाया गया था। और इसकी खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है आपके लोगपिन। कौन है? आपके लोगपिन। और इसकी भारतीय खोजकर्ता की बात करें तो क्या आपके ये सिद्दीकी। कौन है? आपके ये सिद्दीकी, डॉक्टर ये सिद्दीकी। उसके बाद नेक्स्ट धान की बात करें तो बासमती चावल। कौन से होता है? आपके बासमती चावल की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके, इसमें सुगंध किसके कारण होती है? बासमती चावल होते हैं उसमें सुगंध किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है? आपके डाईएसिटाइल 1 पाइरोलिन के कारण आती है। किसके कारण आती है? डाईएसिटाइल 1 पाइरोलिन के कारण आती है। उसके बाद आगे देखें इसकी किस्मों की बात करें तो धान की किस्मों की बात करें तो धान में किस्में फर्स्ट किस्म की बात करें जो कि आपकी टीएन फर्स्ट है। टीएन फर्स्ट है जो कि आपके 1961 में विकसित की गई थी। कब विकसित की गई? 1961 में विकसित की गई है। 1967 में बात करें तो 1967 में आपके IR, कौन से? आपके IR 8 की बात करें तो ये सबसे पहली वे बोनी किस्म होती है, मतलब ये 1967 में सबसे पहले बोनी किस्म विकसित की गई थी। उसके बाद में आगे बात करें तो 1968 में जो कि आपकी कौन सी किस्म विकसित की गई है? जया। कौन सी किस्म विकसित की गई है? जया, जो भारत की सबसे पहली मध्यम किस्म है। कौन सी है? मध्यम किस्म विकसित की गई है। और बोनी किस्म की खोजकर्ता की बात करें तो कौन है? आपके शास्त्री। कौन है? आपके डॉक्टर शास्त्री। उसके बाद में आगे बात करें तो 1994 में APRH फर्स्ट जो कि भारत की प्रथम संकर किस्म विकसित की गई है। भारत की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? आपके APRH फर्स्ट।
और ये कब विकसित की गई, तो आपके 1994 में विकसित की गई है। कब विकसित की गई है, आपके 1994 में विकसित की गई है। उसके बाद में 2010 में जो कि आपकी कौन सी किस्म है, PRH10, कौन सी आपकी PRH10, जो कि बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म विकसित की गई है। तो आपके ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO प्री पीजी में ये क्वेश्चन आ रखा है कि PRH10 किसकी किस्म, PRH10 किसकी किस्म है, धान की किस्म है। धान में भी किसकी किस्म है, आपके बासमती धान की किस्म है। किसकी किस्म है, आपके बासमती धान की प्रथम संकर किस्म है। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे अन्य किस्मों में बात करें तो अन्य किस्मों में आपके चंबल, पूसा बासमती 1 या 2 और लवणीय मृदाओं की बात करें तो लवणीय मृदा में कौन सी किस्म उपयुक्त होती है, तो इस नाम से ही पता चल रहा है, लूणाश्री, क्या आपकी लूणाश्री। कौन सी लवणीय मृदाओं के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त होती है, तो कौन सी किस्म उपयुक्त होती है, आपके लूणाश्री। कौन सी किस्म उपयुक्त होती है, लूणाश्री। और प्रथम उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, प्रथम उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, जगन्नाथ है। कौन सी है आपकी, जगन्नाथ। कौन सी किस्म है आपकी, जगन्नाथ। उसके बाद में इसके रोगों की बात करें तो धान में होने वाले रोगों की बात करें तो इसमें जो आपको फर्स्ट रोग है वो कौन सा, आपकी झुलसा रोग या स्लाइड रोग की बात करें तो ये रोग होता है जो आपकी किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्या होता है आपकी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। और इस रोग के कारण नट होता है। क्या होता है आपका, इसका जो रोग होता है वो नट के कारण होता है। उसके बाद में सेकेंड रोग की बात करें तो सेकेंड रोग है आपके बैक्टीरियल लूज ब्लाइट रोग। कौन सा है आपके, बैक्टीरियल लूज ब्लाइट रोग। इसके कवक के मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आपके जीवाणु के द्वारा होता है। उस जीवाणु का क्या नाम है, आपके जेंतोमोनास ओराइजी होता है। क्या होता है आपके, जेंतोमोनास ओराइजी होता है। और इस रोग में कृषिक नामक संरचना बन जाती है, जो कि आपका ये बैक्टीरियल लूज ब्लाइट रोग होता है। उसमें कर्षिक नामक संरचना में पौधे की जो पत्तियां होती है वो कर्षिक नामक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो आगे है आपकी बुरी पत्ती धब्बा रोग। कौन सा, आगे बुरी पत्ती धब्बा रोग की बात करें, ब्राउन लीफ स्पॉट की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, आपके कवक के द्वारा होता है। उस कवक का क्या नाम है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। क्या होता है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। और इस रोग के कारण 1942 या 43 में अकाल आया था और इसीलिए इस बंगाल का अकाल या बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपका बुरी पत्ती धब्बा रोग होता है उसके कारण धान की फसल, संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण बंगाल में एक अकाल पड़ा। तो उस अकाल का क्या नाम रख दिया गया, आपके बंगाल की फेमाइन, बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट रोग की बात करें तो कौन सा रोग है, आपके ट्रुंगो। कौन सा है, ट्रुंगो रोग है। वो किसके द्वारा होता है, आपके वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आपके वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद में आगे देखें अब हम कीटों की बात करें तो धान की फसल है उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उसके बारे में देखें। पहला आपके ट्रुंगो जो कि वायरस के द्वारा होता है। और गंधीबग की बात करें तो सेकंड कीट कौन सा होता है, आपके गंधीबग। ये कीट दूधिया अवस्था में हानि पहुंचाता है। मतलब जो आपकी धान की फसल होती है, मतलब उसमें दूधिया अवस्था होती है, उस समय ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में आगे बात करें तो कौन सा है, आपके गोल मिर्च। इस कीट से ग्रसित पौधे की पत्तियां प्याज की पत्तियों के समान हो जाती हैं। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है कि आपके धान में किस कीट के कारण पौधे की पत्तियां प्याज की पत्तियों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। तो उसमें जो आपको कौन सा कीट लगता है, गोल मिर्च कीट लग जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां होती हैं वो प्याज की पत्तियों के समान दिखाई देती हैं। अब इसकी उपज की बात करें तो इसकी जो उपज होती है वो सामान्य उपज कितनी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। कितनी होती है आपकी, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। तो आज की क्लास में हमने धान की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। तो एक बार हम वापस धान की फसल का जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो धान की फसल का जो हमने बॉटनिकल नेम देखा था, उसका जो बॉटनिकल नेम क्या था आपके, ओराइजा सेटाइवा। और इसके कुल की बात करें तो कुल क्या था आपके, ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल है।
और इसके क्रोमोसोम की संख्या देखी थी तो कितनी थी आपके 24 थी। कितनी थी आपके 24 थी, 24 थी। उसके बाद में इसके ओरिजिन की बात करी थी तो ओरिजिन क्या था आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया था। और इसके पुष्करम की बात करें तो पेनिकल प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। और इसका फल है जो कि क्या आपके कैरियोसिस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन देखी थी, इसके दाने में आपके 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। और वसा थी जो कि कितने प्रतिशत, 2.5% वसा पाई जाती है। और इसमें जो परागण की बात की थी वो कौन सा परागण पाया जाता है आपके स्वपरागण पाया जाता है। और अंकुरन हाइपोजियल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने धान या पेडी के बारे में देख लिया है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।